हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की नई भर्ती चल रही है। 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक इसका फॉर्म फिलअप चलने वाला है। तो इसी फॉर्म फिलअप में लगातार यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में एक और शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है। उसके बाद पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। यदि आप लोगों ने पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया तो समझिए आपका 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा, क्योंकि हर साल पिछले सालों का बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलता है। इसलिए हम लगातार आपके लिए पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें और आपका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। प्लस आपको यह भी चेक करना है कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि आगामी 2026 के पेपर में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन तैयार करना है। क्योंकि आपका फॉर्म तो आ गया है, लेकिन सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो आपके पेपर में पहले 38 क्वेश्चन जीके आते थे, इस बार भी 38 क्वेश्चन जीके आएंगे। प्लस इसके साथ 37 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 38 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और इसके अलावा 37 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। तो इस तरह से पूरे 150 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका 2 नंबर मिलेगा, यानी 300 नंबर का पेपर रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इस बार आपका माइनस मार्किंग नहीं है पेपर में। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब कि आप पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इस पेपर को हल करने के लिए आप सभी के पास पूरे 2 घंटे का समय रहेगा। तो लगातार हम लोग एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें, लेकिन आज का जो क्लास होगा वो कुछ अलग होगा, क्योंकि जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। 2024 का पेपर लगातार हम लोग डिस्कस करें, उसके बाद हम पिछले सालों का लगातार डिस्कस करेंगे। लगभग मान के चलिए 30 जनवरी तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। लगभग आपका 35 से 40 शिफ्टों में पूरा पेपर हुआ है आपका 5 सालों में, तो उसको हम फॉर्म फिलअप तक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको डेली क्लास करनी है। एक क्लास देखिए सुबह 11 बजे करनी है और एक शाम 6 बजे, क्योंकि आपके आने वाले पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे आएंगे। हर साल इसी तरह सवाल पूछे थे और इस बार भी आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में कुल क्वेश्चनों की संख्या 60 होने वाली है और आप सभी का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आएंगे और जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो हिंदी मिलेंगे, जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखिए पिछले सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहता है कि यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। तो ये यूनाइटेड किंगडम नमूने पर आधारित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, विनय पिटक पुस्तक। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लाओस की राजधानी क्या होती है। बताइए लाओस की राजधानी क्या होती है। तो वियंतियाने होती है लाओस की राजधानी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी ऑप्शन ए WTO बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का, भारत में मोबाइल फोन पर GST दर कितने प्रतिशत का है। तो साथियों ये 2024 का सवाल है। तो 2024 में भारत में मोबाइल फोन पर GST दर कितने प्रतिशत का था। तो 18% का था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, GST परिषद में कितने सदस्य हैं। बताइए GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं। 33 सदस्य होते हैं GST परिषद में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है। तो समस्या की पहचान करना होता है अनुसंधान का पहला चरण। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बाल अधिकार कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। बताइए सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू किया गया था। तो ये जनवरी 2006 में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को,
सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ होता है? बताइए, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान रखिएगा, थ्रो बैक थर्सडे होता है सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि जैसे ही क्लास अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है। प्लस अपनी तैयारी हम लोग ग्रुप में कर रहे हैं, लगभग इस सीरीज में 10,000 भाइयों को ऐड करना है। तो आप अधिक से अधिक चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए, प्लस अपने दोस्तों भी इस सेशन को लगातार शेयर भी करते रहिए, क्योंकि जिसका भी डाउट रहेगा वो ग्रुप में शेयर करेगा तो सभी स्टूडेंट उसको काफ़ी अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो इस बार हमारा टारगेट है 1 सीट लेना, तो इस तरह से हम अपनी तैयारी करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से तैयारी होने वाली है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण बताइए कौन सा है? भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा है? तो चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था, लेकिन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 3 में वर्णन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से किस महीने तक काटी जाती है? बताइए, रबी की जो फसलें होती हैं वो सर्दियों में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक तो भाई बो जाती हैं, लेकिन गर्मियों में अप्रैल से लेकर किस महीने तक काट ली जाती है? तो अप्रैल से लेकर जून तक काट ली जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। कौन सा देश पवन ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश पवन ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन देश है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? तो प्रवास कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1920 में की गई थी एएमयू की स्थापना। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी जिला है भाई, ये जिला है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। जेन आयर किस लेखक ने लिखी थी? जेन आयर किस लेखक ने लिखी थी? तो शार्लोट ब्रांटे ने लिखी थी जेन आयर को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। ट्विटर एक किस पर आधारित संचार मंच है? बताइए, ट्विटर एक किस पर आधारित संचार मंच है? तो आप जानते हैं कि एसएमएस पर आधारित संचार मंच है ट्विटर। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? बताइए, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो चीन देश के साथ साझा करता है लिपुलेख दर्रा को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? बताइए, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो वान का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बुलंदशहर में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या होती है? बताइए, यूनाइटेड किंगडम की जो आधिकारिक मुद्रा है वो क्या होती है? तो पौंड स्टर्लिंग होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिए और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को देखना है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम देखिए पिछले 5 सालों का पूरा पेपर करेंगे, प्लस साथ में हम नए नए प्रैक्टिस सेट को भी डिस्कस करते चलेंगे साथ में। इसी तरह से हमारी तैयारी और भी अच्छी लेवल की होने वाली है। तो आपको डेली दोनों क्लास को अटेम्प्ट करना है, एक सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे, ठीक है। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या कौन सी होती है? प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या होती है भाई? तो जीएसटी इन होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होता है? तो राजस्थान राज्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है यह पुस्तक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2018 में शुरू की गई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, G20 में जी अक्षर का क्या अर्थ होता है? बताइए, G20 में जी अक्षर का क्या अर्थ होता है? तो भाई ग्रुप होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? बताइए, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो प्रयोग सिद्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 को, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो असम राज्य भाई आपका चाय का प्रमुख उत्पादक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में किसमें पाया जाता है? मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किन भागों में पाया जाता है? बताइए, तो ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 को, पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी उन्हें श्रेय दिया जाता है। तो भाई किनका श्रेय है पेनिसिलिन की खोज में जिन्होंने चिकित्सा में क्रांति ला दी थी? तो वो उनका नाम क्या है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36 को, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? भारत में कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? बताइए, तो मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 को, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताएंगे सवाल का राइट आंसर। तो यूक्लिड को जाना जाता है ज्यामिति के जनक के रूप में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38 को, सैक कोड में कितने अंक होते हैं? बताइए, SAC कोड में कितने अंक होते हैं? तो 6 अंक होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? तो साथियों, आप सारे क्वेश्चन का एनालिसिस भी करिए और चेक करते रहिए किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। सेम टू सेम ओरिजिनल सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पूरे 30 जनवरी तक। जो आपका फॉर्म फिलअप चलेगा पूरे कंप्लीट, कम से कम 35 से 40 शिफ्टों में आपका 5 सालों में पेपर हुआ उसको कवर करना है। तो बस आपका साथ चाहिए, डेली क्लास आपको करना है। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, तभी भाई आप डेली क्लास कर पाएंगे, क्योंकि जैसे क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी।
भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी? तो 1947 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? तो डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 21 सितंबर को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? बताएंगे तो चरक संहिता को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट में बताइए। तो सभी लोग बताएंगे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन भी आपके सामने दे रखा है। क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? कमेंट सेक्शन बताइए। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? तो निशाना होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चतुर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 को किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? किसी की सहायता करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? सहायक कहेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यानी अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंत होगा प्लस निहित होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? बताइए, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव होता है? तो रौद्र का होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 53। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? तो हम होते हैं भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 को विरोध करना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? विरोध करना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो सिर उठाना होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य होता है? तो कर्तृवाच्य होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब आपको इनमें से ऐसा वो शब्द बताना है जो कि तद्भव हो, तत्सम नहीं हो। इसमें तद्भव है भाई वो शब्द है। कौन सा तद्भव है? जैसे नग्न, क्षमा, नख, ये तत्सम है, लेकिन भाई ने एक तद्भव है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 57। गमही शब्द क्या है? गमही शब्द क्या होते हैं? तो ये तद्भव होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 58। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कपाल का पर्यायवाची शब्द तो माथा होता है। कपाल का पर्यायवाची, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विशेषण कहलाते हैं भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का हल करेंगे आप लोग। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताएंगे आप लोग। कमर टूटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो निराश होना होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा आपने तो पहले भाई पूरे 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, चाहे आपका गलत हो चाहे आपका सही हो, लेकिन सारे क्वेश्चन को आप डेली अटेम्प्ट करना है। चाहे आपको आए चाहे न आए, लेकिन सारे क्वेश्चन को जरूर अपने से पहले आंसर देना ही देना है। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, प्लस आपको हर एक क्वेश्चन को हल करने में और भी मजा आएगा और यहाँ से आपकी तैयारी और भी अच्छी लेवल की होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को फॉर्म फिलअप कर देना है, डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक नए क्लास के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करेंगे। तो यहाँ से कोई भी डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।